नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 15वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। गर्भवती झुनिया को घर में रखने के जुर्म में गांव के पंचों ने होरी पर 100 रुपये नगद तावान और 30 मन अनाज का डांड लगा दिया। इसे पूरा करने में होरी की सारी फसल चली गई और उसे अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। पीछे जब गोबर झुनिया को लेकर अपने घर को आ रहा था, तब उसने झुनिया को आगे बढ़ाकर कहा कि तू आगे चल, मैं पीछे से आता हूँ। और जब झुनिया उसके घर गई तो वह सारी कहानी चुपके चुपके देख रहा था। जब उसने देखा कि झुनिया को उसके माँ बाप ने अपना लिया है तो वह गदगद हो उठा और पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ। और उसके साथ ही उसने यह संकल्प लिया कि अब वह तभी घर वापस लौटेगा जब वह पैसे के बल पर गांव वालों का मुंह बंद कर सकेगा और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल दीपक समझेंगे। यही सोचकर वह पैसे कमाने के लिए लखनऊ की राह पकड़ लेता है। अफसोस था तो केवल यही कि उसने झुनिया को ये सारी बातें साफ साफ क्यों न बताई। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उसे कुछ पछतावा था तो बस यही कि उसने झुनिया से साफ साफ क्यों न कह दिया कि अभी तो घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा धमा कर घर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों? कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा। रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी। पांव लड़खड़ाने लगे। वहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले अब वह चल नहीं सकता था। लेकिन पास में एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झूड़ बेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकाने की सुगंध आई। अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी। सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। ऊख और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तम्बाकू तो पीते होगे? गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया। बुरा रोग है, एक बार पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े का दिन, न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी है। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दे दिया, न जाएगी? न जाऊंगी। न जाएगी? न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूं, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म में न जाऊंगी। बोटी बोटी चाहे काट डाल। मैं तेरा गला काट डालूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तो क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूं कि तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी भी? क्या बात हुई? मेरे बाप भाई को कोई क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे बाप भाई को? जाकर पूछ अपने घर में। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तो क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढककर सो रह। वह माँ होगी तेरी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूं तो 4 रोटी का काम भी करती हूं। क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे।
गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ कह न सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई है, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़ कर न खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह ले, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहां खड़े मत रहो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने होठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के जाओगे। यह कौन जानता है कि किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम न जाओगे? न। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है, कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार ही खाने लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करो तो दुनिया तो बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का आदमी और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए ठीक नहीं कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, अब तक क्या कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों न लेते हो? पुरुष ने 10 कदम आगे दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर पर भूत सवार हुआ है, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना मानेगा नहीं। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी और गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा कि तुमने ठीक ही तो कहा था। मैं नाहक ही तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया उसके मवेशी 5 बीघे खेत हैं और 1 हल की खेती होती है। मैंने जो तुम्हें भला बुरा कहा उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सुहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत सर पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्हीं ने है। जब कोई बात होगी तो मैं कुछ कहूंगा तो लुगाई से ही कहूंगा ना, उसी पर तो अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, मुझे उसका बाल पकड़कर घसीटना न चाहिए था। और औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में रहती नहीं है, चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं? और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया? यह तो मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई। माता से कौन उरीन हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं न कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा ही गया। वह खुद पछता रही है। चलो चलो, जरा माता जी को भी समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना जाएगा? सब दोष लुगाई का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष लेगी तो हमें तो बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी ही बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली भले जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती।
गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। अब वह गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही न थे। कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं? युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी सी डांट में ही डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पूर्वा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहकर चिलम भर लाया। और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों न अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। गोबर अंधेरे ही मुंह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्ध कर लिया। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो। पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म तक उऋण नहीं हो सकता, 1,00,000 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ों जन्म लेकर भी नहीं। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना ही मंगल दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी खुशी पी लेगा। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठकर चली गई तो किसकी हेठी हुई? बहू को कौन जानता है, किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है? संभव है उसका बाप घसियारा ही हो। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा ही तो है बेटा, पक्का घसियारा। सवेरे उसका मुंह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है? हंसी हुई तो तुम्हारी और तुम्हारे ही आदमी की। जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहू है। फिर वह अभी लड़की है, अबोध है, अल्हड़ है, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छी कहाँ से बन जाए? तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना पड़ेगा, मारने से तो पढ़ेगा नहीं, उसे तो सहज स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। ताड़ना भी दो, लेकिन उसके मुंह मत लगो। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही अपमान होता है। गोबर जब चलने लगा तो बुढ़िया ने खंड और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। गांव के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे। बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में पहुंच गए। गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए? आदमी पर आदमी गिर पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूर से कम न थे। राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनने वाले, टोकरी ढोने वाले, संगत राश सभी जमा थे। गोबर यह जमघट देखकर निराश हो गया। इतने सारे मजूरों को कहाँ काम मिला जाता है, और उसके हाथ कोई औजार भी तो नहीं। कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है? कोई क्यों उसे रखने लगा? बिना औजार के कौन उसे पूछेगा? धीरे धीरे एक एक करके मजूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे, जिनका कोई पुछत्तर न था, और उन्हीं में गोबर भी था। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शेद ने मजदूरों के बीच आकर ऊंची आवाज में कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना हो वह मेरे साथ आए। सबको 6 आने मिलेंगे, 5 बजे छुट्टी मिलेगी। 10-5 राजाओं और बढ़इयों को छोड़कर सबके सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए। 400 फटेहालों की एक विशाल सेना सज गई। आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे हुए। पीछे भूखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़ें हों। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन सा काम करना है मालिक? मिर्जा साहब ने जो काम बताया उस पर सब और भी चकित हो गए। केवल एक कबड्डी खेलना? यह कैसा आदमी है जो कबड्डी खेलने के लिए 6 आना रोज दे रहा है? सनकी तो नहीं है कोई? बहुत धन पाकर आदमी सनक ही जाता है। बहुत पढ़ लेने के बाद भी आदमी पागल हो जाते हैं। कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं यह कोई मखौल तो नहीं? यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कि कोई काम नहीं है, तो कौन इसका क्या कर लेगा? वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आंख मिचौली, चाहे गुल्ली डंडा,
मजूरी पेशगी दे दे। ऐसे झक्कड़ आदमी का क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूं। मिर्जा ने झट से 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मजूरी सबको चलते चलते पेशगी दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा आहता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी, जिसमें 3-4 कुर्सियां थीं और एक मेज। थोड़ी सी किताबें मेज पर रखी हुई थी। झोपड़ी बेलों और लताओं से ढकी हुई बहुत सुंदर लगती थी। आहते में एक तरफ आम और नींबू और अमरूद के पेड़ लगे हुए थे, दूसरी तरफ कुछ फूल। बड़ा हिस्सा परती था। मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके मजदूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पहले ही पैसा पा चुका था। मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधे सींचने का काम सौंपा। उसे कबड्डी खेलने को न मिलेगी, मन में ऐंठ कर रह गया, वरना इन बुढ़ों को उठा उठा कर पटकता। लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए। आज युगों के बाद इन जरा ग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिला। अधिकतर तो ऐसे थे जिन्हें याद भी न आता था कि कभी कबड्डी खेली भी है या नहीं। दिन भर शहर में पिसते थे, पहर रात गए पहुंचते तो जो रूखा सूखा मिल जाता उसे खाकर पड़ रहते। प्रातःकाल फिर वही चरखा शुरू हो जाता। जीवन नीरस निरानंद केवल ढर्रा मात्र हो गया था। आज जो यह अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए। अधमरे बूढ़े ठठरियां लिए, मुंह में दांत न पेट में आत, जांघ के ऊपर धोतियां चढ़ाए ताल ठोक ठोक कर उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों में जवानी धंस पड़ी हो। चटपट पाली बन गई, 2 नायक बन गए। गोइयों का चुनाव होने लगा और 12 बजते बजते खेल शुरू हो गया। जाड़ों की ठंडी धूप ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। इधर आहते के फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांट रहे थे। उन पर इस तरह की कोई न कोई सनक हमेशा सवार रहती थी। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना। इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिनों से हो रहा था। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा, बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज कैसे पौढ़े हैं, जिन्हें यह देखना हो वह आए और अपनी आंखें तृप्त कर लें। जिसने यह तमाशा न देखा वह पछताएगा। ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा। टिकट 10 रुपये से लेकर 2 आने तक के थे। 3 बजते बजते सारा आहता भर गया। मोटर और फिटनों का तांता लगा हुआ था। 2000 से कम की भीड़ न थी। रईसों के लिए कुर्सियों और बेंचों का इंतजाम था, साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन। मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, एक गोई हमारी और आपकी भी हो जाए। मिस मालती बोली, फिलॉसफर का जोड़ फिलॉसफर से ही हो सकता है। मिर्जा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, तो आप क्या समझती हैं, मैं फिलॉसफर नहीं हूं। मेरे पास पुछल्ला भले नहीं है, लेकिन हूं मैं फिलॉसफर। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं मेहता जी। मालती ने पूछा, अच्छा बताइए, आप आइडियलिस्ट हैं या मेटेरियलिस्ट? मैं दोनों हूं। यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया। तो आपका अपना कोई निश्चय नहीं है? जिस बात का आज तक कभी निश्चय न हुआ वह कभी न होगा, उसका निश्चय मैं भला कैसे कर सकता हूँ? और लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाटकर जिस नतीजे पर पहुँचते हैं वहाँ मैं यूं ही पहुँच गया। आप बता सकती हैं कि किसी फिलॉसफर ने अकली गद्दे लड़ाने के सिवाय और कुछ किया हो? डॉक्टर मेहता ने अचकन के बटन खोलते हुए कहा, तो चलिए हमारी आपकी हो ही जाए, कोई माने या न माने, मैं आपको फिलॉसफर मानता हूँ। मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड़ ठीक कर दूं? मालती ने पुचकारा दिया, हाँ हाँ, इन्हें जरूर ले जाइए मिस्टर तंखा के साथ। खन्ना झेपते हुए बोले, जी नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। मिर्जा ने राय साहब से पूछा, आपके लिए कोई जोड़ लाऊं? राय साहब बोले, मेरा जोड़ तो ओंकार नाथ का है, मगर वह आज नजर ही नहीं आते। मिर्जा और मेहता भी नंगी देह केवल जांघिया पहने हुए मैदान में पहुंच गए। एक इधर दूसरा उधर, खेल शुरू हो गया।
जनता बूढ़े कुलेलों पर हंसती थी, तालियां बजाती थी, गालियां देती थी, ललकारती थी और बाजियां लगाती थी। वाह, जरा इन बूढ़े बाबा को तो देखो, किस शान से जा रहे हैं, जैसे सबको मारकर ही लौटेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से भी उन्हीं के बड़े भाई निकले। दोनों कैसे पैतरे बदल रहे हैं। इन हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। इन लोगों ने जितना घी खाया है उतना हमें पानी भी मयस्सर नहीं हुआ। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है। होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान आज भी मुश्किल से निकलेंगे। वो उधर वाले बुढ़े ने इसे दबोच लिया। बेचारा छूट कर निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर अब नहीं बच सकता बच्चा। 1 2 3 और लिपट गए। इस तरह सभी लोग अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। उनका सारा ध्यान मैदान की ओर था। खिलाड़ियों के आघात प्रतिघात, उछल कूद, धरपकड़ और उनके जीने मरने में सभी तन्मय हो रहे थे। कभी चारों तरफ से कह कहे पड़ते, कभी कोई अन्याय या धांधली देखकर लोग छोड़ दो का गुल मचाने लगते। कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दौड़ते। लेकिन जो थोड़े से सज्जन शामियाने में ऊंचे दर्जे के टिकट लेकर बैठे थे, उन्हें इस खेल में विशेष आनंद नहीं मिल रहा था। वे इससे अधिक महत्व की बातें कर रहे थे। खन्ना ने जिंजर का ग्लास खाली करके सिगार सुलगाया और राय साहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूद पर किसी तरह राजी न होगा, और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है। राय साहब ने मूंछों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, आपकी नीति में घर वालों को ही उल्टे छुरे से हलाल करना चाहिए। यह आप क्या फरमा रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। सूर्य प्रताप सिंह से आपने केवल 7% लिया और मुझसे 9% मांग रहे हैं, और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों न हो? खन्ना ने कहा मारा, मानो यह कथन हंसने के योग्य ही था। उन शर्तों पर तो मैं आपसे वही सूद ले लूंगा। हमने उनकी जायदाद रहन रख ली है और शायद यह जायदाद फिर उनके हाथ कभी न लगेगी। मैं अपनी कोई जायदाद निकाल दूंगा। 9% देने से तो कहीं अच्छा है कि फालतू जायदाद अलग कर दूं। मेरी जैक्सन रोड वाली कोठी आप निकलवा दें, कमीशन ले लीजिएगा। उस कोठी का सुविधे निकालना जरा मुश्किल है। आप जानते ही हैं कि वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर मैं देखूंगा। आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं? राय साहब ने 1,25,000 बताए। 15 बीघे जमीन भी तो उसके साथ है। खन्ना स्तभित हो गए, बोले, आप आज से 15 साल पहले का स्वप्न देख रहे हैं राय साहब। आपको मालूम होना चाहिए कि इधर जायदादों के मूल्य में 50% की कमी हो गई है। राय साहब ने बुरा मानकर कहा, जी नहीं, 15 साल पहले उसकी कीमत 1.5 लाख थी। मैं खरीदार की तलाश में रहूंगा, मगर मेरा कमीशन 5% होगा आपसे, और उससे शायद 10% हो। क्या करोगे इतने रुपए लेकर? आप जो चाहे दे दीजिएगा। अब तो राजी हुए? शुगर के हिस्से अभी तक आपने नहीं खरीदे हैं। अब थोड़े से हिस्से बच रहे हैं, हाथ मलते रह जाइएगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली। आप में टाल मटोल की बड़ी बुरी आदत है। जब अपने लाभ की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है? इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अकल चरा जाती है। मेरा बस चले तो मैं तालुकेदारी की रियासतें जब्त करा लूं। मिस्टर तनखा मालती पर जाल फेंक रहे थे। मालती ने साफ कह दिया था कि वह इलेक्शन के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पर तनखा इतने आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति न थे। आकर कोहनियों के बल मेज पर टिक कर बोले, आप जरा उस मामले पर फिर से विचार करें। मैं कहता हूं ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले। रानी साहब, चंदा को आपके मुकाबले में रुपए में 1 आना भी चांस नहीं है। मेरी इच्छा केवल यही है कि काउंसिल में ऐसे लोग आएं जिन्होंने जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त किया है और जनता की कुछ सेवा की है। जिस महिला ने भोग विलास के सिवाय कुछ जाना ही नहीं, जिसने जनता को हमेशा अपनी कार का पेट्रोल समझा, जिसके सबसे मूल्यवान सेवा वे पार्टियां हैं जो वह गवर्नरों और सेक्रेटरियों को दिया करती हैं, उनके लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है। नई काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होगा, और मैं यह नहीं चाहता कि यह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में चला जाए। मालती ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन साहब, मेरे पास 10-20 हज़ार इलेक्शन पर खर्च करने के लिए है कहाँ? रानी साहब तो 2-4 लाख खर्च कर सकती हैं। मुझे भी साल में 4-5 हज़ार रुपये उनसे मिल जाते हैं। यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी।
पहले आप यह बता दें कि आप जाना चाहती हैं या नहीं। जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए तो यह मेरा जिम्मा रहा। आपको फ्री पास मिल जाएगा। जी नहीं, क्षमा कीजिए, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती। जब रानी साहब रुपए की थैलियां खोल देंगी और एक एक वोट को एक एक अशर्फी चढ़ने लगेगी, तो शायद आप भी उधर ही वोट देंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन महज रुपए से जीता जा सकता है? जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है, लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने के सिवाय और क्या जनता सेवा की है। और सच पूछिए तो उस बार भी मैं अपने मतलब से ही गई थी, उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गए थे। इस नई सभ्यता का आधार धन है। विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने हे है। कभी कभी इतिहास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद ही समझिए। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। कोई गरीब औरत दवाखाने में आती है तो घंटों में उससे बोलती तक नहीं, पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसकी ऐसी उपासना करती हूँ मानो साक्षात देवी हैं। मेरी और रानी साहिबा का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह काउंसिल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहिबा ही ज्यादा उपयुक्त हैं। उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी। आधे से ज्यादा खिलाड़ी मर चुके थे। मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड्डी न खेली थी। मिर्जा इस फन के उस्ताद थे। मेहता की तालीलें अभिनय के अभ्यास में कटती थीं। रूप भरने में वह अच्छे अच्छे को चकित कर देते थे। और मिर्जा के लिए सारी दिलचस्पी अखाड़े में थी, पहलवानों के और परियों के भी। मालती का ध्यान उधर ही लगा हुआ था। उठकर राय साहब से बोली, मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है। राय साहब और खन्ना में इंश्योरेंस की बातें हो रही थी। राय साहब उस प्रसंग से उबे हुए मालूम होते थे। मालती ने मानो उन्हें एक बंधन से मुक्त कर दिया। उठकर बोले, जी हाँ, पिट तो रही है। मिर्जा पक्का खिलाड़ी है। मेहता को यह क्या सनक सूझी? व्यर्थ अपने भद करा रहे हैं। इसमें भद का है कि दिल लगी ही तो है। मेहता की तरफ से तो जो निकलता है वही मर जाता है। एक क्षण बाद उसने पूछा, क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना को शरारत सूझी। बोले, आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने, समझते थे यह भी फिलॉसफी है। मैं पूछती हूं, इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता? खन्ना ने फिर चढ़ाया, अब खेल खत्म ही हुआ जाता है। मजा तब आएगा जब मिर्जा मेहता को दबोच कर रगड़ेंगे और मेहता साहब ची बोलेंगे। मैं तुमसे नहीं पूछती, राय साहब से पूछती हूँ। राय साहब बोले, इस खेल में हाफ टाइम? एक ही एक आदमी तो सामने आता है। अच्छा, मेहता का एक आदमी और मारा गया। खन्ना बोले, आप देखती रहिए, इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में मेहता साहब भी मरेंगे। मालती जल गई। आपकी तो हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की। मैं गंवारों के खेल नहीं खेलता, मेरे लिए टेनिस है। टेनिस में मैं तुमको सैकड़ों गेम दे चुकी हूं। आपसे जीतने का दावा ही कब है? अगर दावा हो तो मैं तैयार हूं। मालती उन्हें फटकार बताकर फिर अपनी जगह पर आ बैठी। किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है। कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए। मेहता भी अजीब बुद्धू आदमी है। कुछ धांधली क्यों नहीं कर बैठते? यहाँ अपनी न्यायप्रियता दिखा रहे हैं। अभी हार कर लौटेंगे तो चारों तरफ से तालियां पड़ेंगी। अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं। ज्यों ज्यों अंत समीप आता जाता है, लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे। रस्सी का जो एक कटघरा सा बना दिया गया था वह तोड़ दिया गया। स्वयंभू सेवक रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस उत्सुकता के उन्माद में उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक कि ज्वार अंतिम बिंदु तक आ पहुंचा और मेहता अकेले बच गए। अब उन्हें गूंगे का पाठ खेलना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार उन्हीं पर है। अगर वह बचकर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है, नहीं तो हार का सारा अपमान और लज्जा लिए हुए उन्हें लौटना पड़ेगा। वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छूकर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे। सबकी आंखें मेहता की ओर लगी हुई थी। वह मेहता चले। जनता ने चारों ओर से आकर पाली को घेर लिया। तन्मयता अपनी पराकाष्ठा पर थी। मेहता कितने शांत भाव से शत्रुओं की ओर जा रहे हैं,
उनकी प्रत्येक गति जनता पर प्रतिबिंबित होती जाती थी। किसी की गर्दन टेढ़ी हुई जाती है, कोई आगे झुक पड़ता है। वातावरण गर्म हो गया। पारा ज्वाला बिंदु पर आ पहुंचा। मेहता शत्रु दल में घुसे। दल पीछे हटता जाता है। उनका संगठन इतना दृढ़ है कि मेहता की पकड़ या स्पर्श में कोई नहीं आ रहा है। बहुतों को जो आशा थी कि मेहता कम से कम अपने पक्ष के 10-5 आदमियों को तो जिला ही लेंगे, वे निराश होते जा रहे थे। सहसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता की कमर पकड़ लेते हैं। मेहता अपने को छुड़ाने के लिए जोर मार रहे हैं। मिर्जा को पाली की तरफ खींचे लिए जा रहे हैं। लोग उन्मत्त होते जाते हैं। अब इसका पता चलाना मुश्किल है कि कौन खिलाड़ी है और कौन तमाशाई। सब एक गड़बड़ हो गए हैं। मिर्जा और मेहता में मल्ल युद्ध हो रहा है। मिर्जा के कई बूढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गए। मेहता जमीन पर चुपचाप पड़े हुए हैं। अगर वह किसी तरह खींच खांच कर 2 हाथ और ले जाएं, तो उनके 50 आदमी जी उठते हैं, मगर वह 1 इंच भी नहीं खिसक सकते। मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे हुए हैं। मेहता का मुख लाल हो रहा है, आंखें बीर बहुटी बनी हुई हैं, पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं। मालती ने समीप जाकर उत्तेजित स्वर में कहा, मिर्जा खुर्शेद, यह फेयर नहीं है, बाजी ड्रॉ रही। खुर्शेद ने मेहता की गर्दन पर एक धस्सा लगाकर कहा, जब तक ची ना बोलेंगे मैं हरगिज न छोड़ूंगा। क्यों नहीं ची बोलते? मालती और आगे बढ़ी। ची बुलाने के लिए आप इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मिर्जा ने मेहता की पीठ पर हुमच कर कहा, बेशक कर सकता हूं। आप इनसे कह दे कि ची बोले, मैं अभी उठ जाता हूं। मेहता ने एक बार फिर उठने की चेष्टा की, पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी। मालती ने उनका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश करके कहा, यह खेल नहीं, अदावत है। अदावत ही सही, आप न छोड़ेंगे? उसी वक्त जैसे कोई भूकंप आ गया। मिर्जा साहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दौड़े हुए पाली की ओर भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगड़ियां और छड़ियां उछाल रहे थे। कैसे यह काया पलट हुई, कोई समझ न सका। मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिए हुए शामियाने तक आए। प्रत्येक मुख पर यही शब्द थे, डॉक्टर साहब ने बाजी मार ली। और प्रत्येक आदमी इस हारी हुई बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित थे। सभी मेहता के जीवट और धैर्य का बखान कर रहे थे। मजदूरों के लिए पहले से ही नारंगियां मंगवा ली गई थीं। उन्हें एक एक नारंगी देकर विदा किया गया। शामियाने में मेहमानों के चाय पीने का आयोजन था। मेहता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे। मालती मेहता के बगल में बैठी थी। मेहता ने कहा, मुझे आज एक नया अनुभव हुआ। महिला की सहानुभूति हार को जीत बना सकती है। मिर्जा ने मालती की ओर देखकर कहा, अच्छा, यह बात थी। जभी तो मुझे हैरत थी कि आप एकाएक कैसे ऊपर आ गए। मालती शर्म से लाल हुई जाती थी। बोली, आप बड़े मुरव्वत आदमी हैं मिर्जा जी, मुझे आज मालूम हुआ। कसूर इनका था, या क्यों ची नहीं बोलते थे? मैं तो ची न बोलता, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लेते। कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्जा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था। मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते? गोबर पानी खींचकर लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्जा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी। मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया यह भी कोई छिपाने की बात है। नहीं नहीं, सच कहता हूं, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।